Hello everyone, very good morning to all of you and most welcome to join this session। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स सीरीज़ का आज पार्ट 10 देख रहे हैं और नेशनल इनकम सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज के सीरीज़ में भी हम पहले की तरह टॉप 15 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा जिसमें आपके अबाउट 20 एमसीक्यू कवर होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? बताइए किसने लगाए थे? नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने, उपर्युक्त सभी ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा नौरोजी व सिराज ने। ओके, देखिए दादा भाई, नौरोजी से रिलेटेड एक थियरी है जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी किसने दी थी? बताइए, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, और ये क्या बताती थी कि जो हमारे लुटेरे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे, वो कैसे हमारे वहाँ से धन लूट के जा रहे हैं, किस किस विधियों से लूट के जा रहे हैं। ठीक है, उन विधियों को इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? बताइए। ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1956, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1961, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1949। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। जैसे स्वतंत्रता के बाद जो समयावधि है उसके लिए जो राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय का मतलब इन श्रृंखलाओं में से किनको ध्यान में रखा गया था और किन के अनुमानों को सामने लाया गया था, किन श्रृंखलाओं के? तो ऑप्शन ए है परंपरागत श्रृंखला, ऑप्शन बी है पुनर्रक्षित श्रृंखला, सी है नवीन श्रृंखला, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि परंपरागत श्रृंखला, पुनर्रक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, इन तीनों को ध्यान में रखा गया था अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्रता के समयावधि के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए है चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी है स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 1970, 71, 80, 81, 93, 94 और 2004 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 2004 और 5 के आधार वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय आय समंकों की गणना की जा रही है वर्तमान में। अगर देखा जाए WPI और CPI का, इनका बेस ईयर है 2012 एवं 2013। ठीक है, WPI का क्या है 2012 और CPI का क्या है 2013, है ना। इसमें डाटा थोड़ा सा वैरी करता है। इसमें इन टोकरियों में कई प्रोडक्ट होते हैं ना, गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, है ना, प्राइमरी गुड्स होती हैं, उनके अलग अलग कुछ समयावधि हैं आधार वर्ष के लिए, और इन्हीं आधार वर्ष के आधार पर हम क्या मुद्रास्फीति की गणना भी करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन ए अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी बचत की निम्न दरें, सी है अर्ध बेरोजगारी, डी है मुद्रास्फीति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है ये क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करने में? राष्ट्रीय आय की गणना करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 गायब है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है, आपको ये बताना है।
तो ए है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विषमता और निर्यात उत्पादन में कमी। बताइए कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ये प्रॉब्लम की तरह सामने नहीं आती है। बाकी जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता, निर्यात उत्पादन में कमी, ये सब क्या हैं? चुनौती के रूप में आती हैं नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? ठीक है, तो बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए। तो नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए प्राथमिक क्षेत्र का, बी द्वितीयक क्षेत्र का, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सभी का बराबर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हम पहले से ही कर चुके हैं। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, और इसको हमने डिटेल में भी कर लिया है। तो इसका उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसको हमने बहुत बारी समझा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? बताइए सबसे कम। अब बताइए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद है तृतीय क्षेत्र। मतलब कि सर्वाधिक है तृतीय क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का, उसके बाद है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब है राइट आंसर ए, यानी कि सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त मंत्रालय, सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा CSO, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, चलिए तो CSO हमने देख लिया, CSO के बारे में भी हमने थोड़ा सा सीख लिया था। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा जानकारी ऐड करते हैं। पहले ना अलग अलग चीज़ें थी, CSO, NSSO, है ना। अब इसको मर्ज करके NSO बना दिया गया है। लेकिन इसमें CSO का काम क्या क्या है बताइए? CSO क्या करता है? GDP की गणना में हेल्प करता है ना। CSO इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे आती है ना, उसकी गणना में हेल्प करता है। ठीक है, उसकी गणना करता है CSO, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है अगर क्वेश्चन बने तो? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको बोलते हैं MOSPI। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो बताइए GDP, NDP, NNP और प्रति व्यक्ति उत्पाद। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? GDP। ठीक है, तो किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है वहाँ की GDP। ओके, जिसको हम बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं, बताइए। ग्रास मीन्स सकल यानी कि संपूर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, और प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? बताइए। सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार के आय का योग। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो इसका है सभी व्ययों का योग, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सभी व्ययों का योग। वो क्या करता है? राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्नलिखित में से सभी व्ययों के योग के द्वारा, मतलब सिर्फ इसको छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। ठीक है,
देखिए हमने व्यय विधि देखा था किसी और की गणना के लिए, ठीक है, वो भी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट हो रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ गया? अच्छा चलिए ठीक है, इसको भी पढ़िए। निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मालिक के कब्जे में मकान का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में किसी मकान की बिक्री के लिए जो एजेंट को कमीशन दिया जाता है उसकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे बताइए? देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, उपयुक्त पूंजी के परिमाण से। बताइए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं? देश की कुल जनसंख्या से अगर हम क्या करें, राष्ट्रीय आय में भाग दें, ठीक है, तो क्या निकल के आता है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, PCI। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा मजबूती के साथ अपने लगन और मेहनत के साथ जुड़े रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।